नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बजट पेश होना है और उसी को लेकर सीएम मनोहर लाल थोड़ी देर में सदन में बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने से पहले बजट को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसके बाद विधानसभा भी पहुंच चुके हैं सीएम। तो आज बजट पेश होने वाला है और उसकी कॉपी पर सीएम ने हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए अब आपको सीधा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अपना अभिभाषण कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा है। विगत वर्षों में सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई है। मैं राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को नमन करता हूं। हम एक मजबूत और बेहतर समाज व राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अमृत काल में प्रवेश करते समय हम अपनी उपलब्धियों को समेकित करके उसकी मजबूत नींव पर नए हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा है। साथ ही हरियाणा भी राष्ट्र के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हरियाणा का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3.86% का योगदान है, जो कि इसके आकार या जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक है। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात है कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1% रहने का अनुमान है। हरियाणा का एसडीजी विजन 2030 दस्तावेज राज्य के चहुमुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें उल्लेख है कि हमारी परिकल्पना हरियाणा को संघीय भारत की एक जीवंत, गतिशील और पुनरुत्थानशील इकाई के रूप में विकसित करना है। एक ऐसा राज्य जहां खेतों में भरपूर पैदावार हो, उद्योग का पहिया निर्बाध गति से घूमे, कोई भी वंचित महसूस न करे, लोगों में पूर्ण संतुष्टि का भाव हो, युवाओं में गर्व की भावना हो, महिलाओं को न केवल सुरक्षा और समानता के अवसर मिले, बल्कि वे सशक्त महसूस करें और अंत्योदय के सिद्धांत को प्राथमिकता हो, और हम सरकार न्यूनतम शासन अधिकतम मंत्र से राज्य को इसके नागरिकों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने में सहायक हों। सबका साथ सबका विकास का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट में मैंने हरियाणा के विकास के लिए वज्र मॉडल को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के 5 घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हमने वर्ष के दौरान इस विजन को साकार करने के लिए निरंतर कार्य किया है। मेरा लक्ष्य इस नींव को और मजबूत करते हुए एसडीजी 2030 में निर्धारित विजन को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति हरियाणा के विकास में मेरे विजन का मूल मंत्र है और वर्ष 2023-24 के इस बजट का आधार है अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी रक्षिता विवर्धनी वदस्ते तीर्थे प्रतिपादनी च। अर्थात जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। मैंने अपना पहला बजट तैयार करते समय व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी। इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई। हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्यों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझाव और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही है। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58% ही रही है। फलस्वरूप राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014 में 3.5% से बढ़कर के वर्ष 2022 में 3.86% हो गई है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपए थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपए होने की संभावना है, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 से में 1,47,382 रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,000 रुपए होने की संभावना है। राज्य के जीएसडीपी के क्षेत्रवार संरचना के रुझान ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। बजट में पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपए के परिव्यय, जो कि 31.5%, तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए, जो कि 68.5% है, का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के बढ़ते पूंजीगत परिव्यय पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। इनमें से कुछ प्रयासों पर मैं बाद में अपने संबोधन में चर्चा करूंगा। मैं बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें 75,716 रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपए है और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 71,173 करोड़ रुपए अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले की तरह मैंने बजट आवंटन को एसडीजी के संरेखित किया है। राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो कि 65.8% है। यह आवंटन उन स्कीमों के लिए किया गया है जो सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए क्रियान्वित की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त पूंजी निवेश करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह अनुमान है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी सुधार दिखाया है और कई उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 25% राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे, ताकि सरकार के विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सकें। सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से 1 लाख रुपए और 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए होगी। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार के सभी विभागों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम 2019 को अधिसूचित किया है। मैं सरकारी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं में उचित प्रक्रिया का उपयोग करने,
सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक संभव होगा आंतरिक लेखा परीक्षा फेसलेस मोड में इस उद्देश्य के लिए स्थापित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल को सभी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ऑडिट से जोड़ा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंबाला का एक लेखा परीक्षा अधिकारी पलवल में किए गए इंजीनियरिंग कार्यों पर हुए व्यय का लेखा परीक्षा कर सकता है। इससे नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है। 6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया है, ताकि हर जरूरतमंद बच्चे की देखभाल की जा सके, भले ही बच्चा वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में जा रहा हो या नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर न रहे। 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है कि प्रत्येक युवा या तो शिक्षित हो या नौकरियों के लिए कौशल प्राप्त हो। 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंपा गया है, ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। 40 से 60 वर्ष तक की आयु की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग द्वारा की जाएगी। ये सरकार को राज्य के लोगों तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी सेवा भाव से अपना दायित्व निभाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में 18.5% का योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में हरियाणा के किसानों का योगदान सभी जानते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकृत कराते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा को व्यापक रूप से अपनाने से राज्य के लिए मेरा पानी मेरी विरासत, धान की बीज से सीधी बिजाई के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने और बाजार भाव न्यूनतम मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए भावांतर भरपाई जैसी कई अनूठी पहल करना संभव हुआ है। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटे में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपए के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में जमा कराई है। मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि कृषि में आय बढ़ाने के हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की काश्त और खपत को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकुलपुरा में एक पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा। क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विभिन्न उत्पादों के माध्यम से बाजरे की खेती की उत्पादकता, इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। गत वर्ष मैंने प्राकृतिक खेती पर एक नए कार्यक्रम की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। वर्ष 2022-23 में 2,238 किसानों की पहचान की गई और 5,906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई, जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। ये एक छोटी सी
लेकिन उल्लेखनीय शुरुआत है। वर्ष 2023-24 में मैं प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद और सिरसा के मांगियाना में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सरकार उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि जो जलवायु स्मार्ट कृषि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाती है, पर बल देने का प्रस्ताव करती है। यह परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी और परिणामों के आधार पर इसे अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कृषि गतिविधियों में किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन के प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। हरी खाद या ढेंचा की खेती मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। मैं एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसके अंतर्गत किसान को ढेंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत का 80% वहन करेगी और किसान को लागत का केवल 20% योगदान देना होगा। कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुआई के तहत लाया गया और 29.16 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थी को दी गई। इससे राज्य में 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई है। मैं वर्ष 2023-24 में धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित करता हूं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य के किसानों ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के आह्वान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन में पराली जलाने की घटनाओं में 48% तक की कमी की है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना हुई है। एक अनूठी पहल के तहत सरकार किसानों को प्रोत्साहन सहित निर्धारित सेवा क्षेत्र में नामित एजेंसियों द्वारा धान की पराली के खरीद के लिए 1,000 रुपये प्रति टन और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर से अधिसूचित करेगी। राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पैलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित 2G एथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और इथेनॉल उत्पादन के लिए धान की पराली का उपयोग करेगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से मृदा में उर्वरकता बढ़ती है। मैं आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने का लक्ष्य प्रस्ताव करता हूं। सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का आश्वासन देती है। मृदा लवणता और जल भराव की बढ़ती समस्या ने कई जिलों में कृषि गतिविधियों को प्रभावित किया है। वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से 20,703 एकड़ क्षेत्र का सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी से सुधार किया गया। इस पर 29 करोड़ रुपए का परिव्यय हुआ है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूं। इसे कृषि गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, ताजे फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके पैक हाउस की स्थापना, किसान उत्पादक संगठन के गठन के माध्यम से बागवानी के अधीन क्षेत्र को दुगना और बागवानी उत्पाद को 3 गुना करना है। बेहतर मूल्य प्राप्ति और गुणवत्ता में सुधार के लिए नीलाम के माध्यम से शहद का विपणन करने के लिए राज्य में मधुमक्खी पालकों की सुविधा के लिए सरकार एक शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने
और शहद व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है। राज्य में कई बागवानी फसलों के लिए स्थापित उत्कृष्टता केंद्र बागवानी में प्रोत्साहक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 में मैं 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इनमें से एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनंगवा नू में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर जज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कई मंडियों के विकास और वर्तमान मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से 78 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी का 1 अप्रैल से परिचालन शुरू करने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित करता हूं। इस मिशन को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड संचालित करेगा। यह मिशन श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा, चाहे मवेशी पालन, भेड़ बकरी और सुअर पालना हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र में घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के नियंत्रण और निगरानी के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक हैं जो पशुओं को उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल और उपचार प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र पानीपत में 2 पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन हैं और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की है। 4 अतिरिक्त पशु चिकित्सालय क्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में सरकार पालतू जानवरों को उन्नत नैदानिक और उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक वेटरनरी पेट क्लिनिक्स भी स्थापित करेगी। भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जमीन पर एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। राज्य में गो सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत कई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने और किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सहकारी चीनी मिलों में केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप एथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय। 3 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित है। सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी विचार कर रही है। पिछले वर्ष पैक्स के ऋण कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर की थी। बताते हुए खुशी हो रही है कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरी होने की संभावना है। पैक्स को ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लेने के लिए मजबूत किया जाएगा जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भंडारण, कृषि उपकरणों को किराए पर लेना और उर्वरक प्रबंधन, जिसमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। प्राप्त अनुभव के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है।
ताकि उन लोगों जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है को पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा